हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। चीन के करीबी मोहम्मद म्यूजू भारत की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कंपनी ने तकरीबन 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हर्जाना मोहम्मद म्यूजू सरकार से मांगा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के अंदर डीजल खरीदने के लिए भी पैसे खत्म हो गए हैं और लोन के पैसों पर पलने वाले मोहम्मद म्यूजू आंख बंद करके लोन लिए जा रहे हैं। ईएमआई भरने के लिए भी फिर से नया लोन ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी अकड़ निकलने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से भारतीय कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके अपने करीबी कंपनी को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। मालदीव की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि कोई भी छोटी मोटी आपदा या महामारी शुरू हो जाती है तो इस देश की इकोनॉमी सीधे वेंटिलेटर पर पहुंच जाती है। और बार बार एक ऐसी बैंक है जो इस देश की जान बचा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग यह भी जानेंगे कि जिस भारतीय कंपनी ने मोहम्मद म्यूजू सरकार के खिलाफ $70 मिलियन का हर्जाना मांगा है, आखिर वह मालदीव के अंदर क्या कर रही थी और अब मालदीव की विपक्षी पार्टी ने भारतीय कंपनी का नाम लेकर मोहम्मद म्यूजू का सारा पोल कैसे खोल रही है, इसे भी समझेंगे। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैसे अचानक मालदीव के पास तेल खरीदने के पैसे खत्म हो गए। तो देखिए, मालदीव की आर्थिक हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि देश के पास ईंधन खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा तक भी नहीं बचे हुए हैं और इस देश में बिजली, पानी, परिवहन और जरूरी सामानों की सप्लाई के लिए डीजल बेहद जरूरी है। ऐसे समय में मालदीव को एशियाई विकास बैंक से $50 मिलियन का आपातकालीन कर्ज लेना पड़ा है और इस रकम का इस्तेमाल डीजल खरीदने के लिए किया जाएगा ताकि बिजली, पानी जैसी जो जरूरी जो इनकी सेवाएं हैं वह चलती रहें। अब समझते हैं कि होर्मुज़ बंद होने पर मालदीव की अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी है और फिर एडीबी से आपातकालीन कर्ज इन्हें क्यों लेना पड़ा और चीन के करीबी होने पर भी डीजल इन्हें क्यों नहीं मिल रहा। तो देखिए, मालदीव जैसे छोटे आइलैंड कंट्री की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसकी इकोनॉमी अपने पैरों पर कम और टूरिज्म से आने वाले डॉलर्स पर ज्यादा चलती है। मालदीव के पास अपना तेल नहीं है, इसलिए डीजल बाहर से खरीदना पड़ता है और बिजली तथा पानी की सप्लाई भी डीजल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और जब होर्मुज़ जैसे इंपॉर्टेंट सी रूट में कन्फ्लिक्ट होता है, ऑयल की कीमत और शिपिंग कॉस्ट दोनों बढ़ते हैं, जबकि टूरिज्म से आने वाली जो फॉरेन करेंसी है वह अगर कम हो जाए तो मालदीव सरकार के पास फ्यूल खरीदने के लिए डॉलर्स की कमी होने लगती है। और यही वल्नरेबिलिटी इनकी जो है कोरोना के समय भी सामने आई थी, क्योंकि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तथा टूरिस्ट अराइवल्स रुकते ही डॉलर की आमदनी बुरी तरीके से गिर जाती है इस देश के अंदर। लेकिन बिजली, पानी, फूड, डेट रिपेमेंट जैसे जो खर्च हैं ये तो चलते रहते हैं और इसी वजह से मालदीव को बार बार एक्सटर्नल बोरोइंग करनी पड़ती है। अब जरा उस बैंक के बारे में जान लीजिए जिसने मालदीव को लोन दिया है। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यही वह बैंक है जिसने मालदीव को लोन दिया है और यह कोई सामान्य कमर्शियल बैंक नहीं है, बल्कि एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। और मौजूदा इमरजेंसी लोन में एडीबी ने $50 मिलियन की सहायता इसलिए दी है ताकि फ्यूल इंपोर्ट्स जारी रहे और बिजली, पानी, फूड, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट तथा वेस्ट मैनेजमेंट जैसी एसेंशियल सर्विसेज बंद ना हो इस देश के अंदर। यहाँ पर एक सवाल है कि मालदीव कहाँ से ईंधन मंगवाता है। तो देखिए, जहाँ तक डीजल की बात है, मालदीव का मुख्य फ्यूल सप्लायर उसकी सरकारी कंपनी है, स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी एसटीओ है। और मालदीव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है मुख्य रूप से यूएई, ओमान, सिंगापुर, मलेशिया से इंपोर्ट करता है। 2024 में सबसे बड़ा हिस्सा यूएई और ओमान से इस देश के अंदर आया था। अब इंटरनेशनल ऑयल प्राइस और फ्रेट कॉस्ट अचानक बढ़ गए। अगर ऐसा हो जाए, उनकी अमाउंट अगर बढ़ जाती है कॉस्ट की, तो मालदीव्स को वही डीजल खरीदने के लिए कई गुना ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए होते हैं और ऊपर से देश हर साल डीजल इंपोर्ट पर सैकड़ों मिलियन डॉलर्स खर्च करता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार अगर आपको बताऊं तो डीजल इंपोर्ट्स पर एनुअल एक्सपेंडिचर जो है करीब करीब
$443.6 मिलियन था। तो ये चीज बता रही है कि मालदीव कितना ज्यादा डीजल पर निर्भर है। इतना ही नहीं, अब सुनिए, मालदीव में बिजली और पानी के उत्पादन का करीब 94% हिस्सा डीजल पर निर्भर है। यानी डीजल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अगर ये पड़ा तो आम लोगों की जिंदगी से लेकर के देश की पूरी अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है। और मालदीव सरकार के अनुसार एक बेहद इंपॉर्टेंट डाटा भी सामने आया है। ईरान संघर्ष से पहले जरूरी सेवाओं के लिए ईंधन आयात पर हर महीने करीब $50 मिलियन ही खर्च होते थे, लेकिन अब यह खर्च बढ़कर के करीब $116 मिलियन प्रति महीने पहुंच गया है। यानी तेल का बिल सीधे मालदीव की आर्थिक नस पर दबाव डाल रहा है। अब सुनिए कि तेल खरीदने के लिए मालदीव ने अब तक कितना लोन ले लिया है। तो मालदीव इस साल ईंधन खरीदने के लिए पहले ही विश्व बैंक से तकरीबन $40 मिलियन का कर्ज ले चुका है। अब एशियाई विकास बैंक से $50 मिलियन मिलने के बाद तेल आयात के लिए लिया गया कुल कर्ज इसका $90 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है। अब सवाल है कि यह बैंक आखिर इतनी तेजी से मालदीव को लोन क्यों दे रहे हैं? क्या ये जो बैंक है यहाँ पर चीन का कोई ज्यादा कंट्रोल है? खास करके अगर मैं एडीबी बैंक की बात करूं तो एडीबी, वर्ल्ड बैंक, ये सब लोग इसे क्यों इतना ज्यादा लोन दे रहे हैं? और क्या एडीबी के अंदर चाइना का कंट्रोल ज्यादा है? तो देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी को किसी एक देश ने अपने जेब से बना करके खड़ा नहीं किया है। इसे 1966 में ही एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था और आज इसमें तकरीबन 69 सदस्य हैं। शुरुआत में जापान और अमेरिका इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स थे। आज भी चीन एडीबी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये जो एडीबी बैंक है यहाँ पर चाइना का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। यानी जापान और अमेरिका के पास इस बैंक के अंदर तकरीबन 15.6% हिस्सेदारी है, जबकि चीन के पास तकरीबन 6.4% है और भारत के पास जो हिस्सेदारी है वह तकरीबन 6.3% है। यानी एडीबी पर चीन का अकेले कंट्रोल कहना सही नहीं होगा। चीन का जो इन्फ्लुएंस जरूर है यहाँ पर, लेकिन फैसले एक मल्टीलैटरल सिस्टम के तहत यहाँ पर किए जाते हैं। और देखिए, जो भी बैंक किसी भी छोटे देश को पैसे देती है तो उसका मकसद रहता है कि वापस उसे पैसा मिल जाए। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एडीबी को भी अपना पैसा वापस चाहिए। वह डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है क्योंकि उसका पूरा उद्देश्य ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और संकट के समय रेजिलियंस को बढ़ाना है। मालदीव की स्थिति में बैंक यह देख रहा है कि अगर फ्यूल की कमी के कारण बिजली और पानी की सप्लाई ठप होती है, टूरिज्म और इकोनॉमी को और बड़ा झटका लग सकता है ऐसे में, जिससे देश की जो रिपेमेंट कैपेसिटी है वह भी खराब हो सकती है। इसलिए लिमिटेड इमरजेंसी लोन देकर के तत्काल आग बुझाना बैंक के लिए भी ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आता है और यही कारण है कि इसे अलग अलग बैंक लोन दे रहे हैं। अब ये जो लोन है ये सब मिलकर के, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मालदीव की इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन सभी लोन से खत्म हो जाएगी। अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात सुने तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार मालदीव अभी भी हाई रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस में है और वर्ष 2026 में उसके एक्सटर्नल डेट सर्विस नीड्स तकरीबन $1 बिलियन रहने का अनुमान है। यानी $50 मिलियन की जो ये मदद मिली है ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी है। इलाज पूरी इकोनॉमी की करना अभी बाकी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि मालदीव में भारतीय अस्पताल प्रोजेक्ट पर कौन सा बड़ा विवाद चल रहा है और मौजूद सरकार से नाराज होकर भारतीय कंपनी ने मालदीव पर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हर्जाना क्यों ठोका है। तो मालदीव में नया विवाद सामने आया है। मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी ने आरोप लगाया है कि मौजूद सरकार ने भारतीय कंपनी आनंद बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े अस्पताल प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। इसके बाद इस भारतीय कंपनी ने मौजूद सरकार पर तकरीबन $70 मिलियन के हर्जाने की मांग की है उनसे। और भारतीय मुद्रा में अगर आप देखें तो यह पूरी रकम तकरीबन 580 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है और यह मौजूद सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि अगर मान लीजिए मौजूद सरकार ने भारतीय कंपनी के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिए तो फिर इस भारतीय कंपनी ने मौजूद सरकार से पैसे क्यों मांग रही है, हर्जाना क्यों मांग रही है? तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि किसी विदेशी कंपनी को सरकार ने प्रोजेक्ट दिया है तो वह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक सामान्य सरकारी आदेश नहीं होता है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच एक कानूनी एग्रीमेंट होता है। अगर सरकार अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले रद्द करती है और कंपनी का दावा है कि उसने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारियां निभाई थी, उस पर पैसा खर्च किया था और कैंसिलेशन से उसे नुकसान हुआ, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद जो उसकी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लाउज है उसके आधार पर कंपेंसेशन की मांग कर सकती है। अब यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी ने $70 मिलियन मांग दिए तो मालदीव की सरकार को $70 मिलियन भारतीय कंपनी को देना ही होगा। पहले यह तय होगा कि कॉन्ट्रैक्ट लीगली कैसे टर्मिनेट हुआ, सरकार को टर्मिनेशन का अधिकार था या नहीं था,
कंपनी की अपनी कोई गलती थी या नहीं थी, और वास्तव में कितना बड़ा नुकसान अगर हुआ भी है तो हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लाउज है तो मामला आर्बिट्रेशन में जा सकता है। और मालदीव में अगर आप देखें तो वर्ष 2013 का आर्बिट्रेशन एक्ट भी मौजूद है, जिसके तहत मालदीव्स इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर केस की सुनवाई होती है, जहां पर घरेलू और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की आर्बिट्रेशन की जा सकती है। अब समझते हैं कि भारतीय कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे थे और यहाँ कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसकी क्या बजट थी। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, कोई एक जगह पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया गया है। एमडीपी जो विपक्षी पार्टी है मालदीव की, उसके अनुसार मोइजू सरकार ने 11 मार्च 2025 को काफू एटोल के थुलुसदु हॉस्पिटल, नूनू एटोल के वेलिधीव हॉस्पिटल और सवियानी एटोल के मिलंदू हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। इनका निर्माण आनंद बिल्डटेक को सौंपा गया था, जो कि एक भारतीय कंपनी थी। और अगर इन सभी प्रोजेक्ट की कीमत की बात करें तो थुलुसदु प्रोजेक्ट की कीमत तकरीबन 91.7 मिलियन मालदीवियन रुपया थी। वेलिधु और मिलंदू अस्पतालों के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 95.6 मिलियन मालदीवियन रुपया प्रति अस्पताल थी। अब जानते हैं कि मालदीव की विपक्षी पार्टी ने मोइजू सरकार पर और कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं। तो एमडीपी का दावा है कि जब प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे थे, सरकार ने इन्हें रोक दिया। विपक्ष का आरोप है कि जनता के नुकसान की परवाह किए बिना कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए गए, ताकि बाद में यही काम मालदीव की सरकारी कंपनियों को ज्यादा कीमत पर दिए जा सके और बड़े बड़े इसमें घोटाला होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में। अब सवाल है कि यह पूरा मामला खुला कैसे। तो देखिए, जो मौजूदा सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गीला अली, इन्होंने सबसे पहले अपने विपक्षी पार्टी एमडीपी सरकार के कार्यालय में एक 16 परियोजनाएं बंद होने का आरोप लगाया था, और इसके जवाब में एमडीपी ने जवाब देते हुए मौजूदा सरकार पर यह भारतीय कंपनी के प्रोजेक्ट रोकने का आरोप लगाया, और तभी जाकर के ये पूरा खुलासा सामने आया है। यहाँ पर एक सवाल है कि भारतीय कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके मालदीव की सरकार कैसे हेर फेर कर सकती है। तो सीधी भाषा में समझिए इसे, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वह एक संभावित आर्थिक खेल की तरफ इशारा करता है। मान लीजिए किसी विदेशी कंपनी को अस्पताल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ रुपए में दे दिया गया। ये रकम याद रखना इंपॉर्टेंट है, 100 करोड़ रुपए में उसे दे दिया गया। कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गई, वह काम शुरू कर देती है, डिजाइन बनाती है, कर्मचारी लगाती है और कुछ पैसे भी खर्च कर देती है। फिर सरकार किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देती है, और अगर बाद में वही अस्पताल बनाने का काम सरकार किसी सरकारी कंपनी को 150 करोड़ रुपए में दे देती है, तो जनता का नुकसान यहाँ पर दो जगह पे हो सकता है। क्योंकि पहली जगह पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने से सरकार को कंपेंसेशन और लीगल डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा कीमत पर होने से सरकारी खजाने से और ज्यादा अतिरिक्त पैसे निकाले जा सकते हैं, खर्च किए जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि फायदा किसे हो सकता है अगर सरकार ऐसी हेरफेर करती है। तो देखिए, अगर सरकारी कंपनी को काम दिया गया है तो सामान्य स्थिति में उसका फायदा उसी सरकारी कंपनी और उसके कर्मचारियों को होना चाहिए। लेकिन अगर कीमत जानबूझ करके बढ़ा दी गई है उस पूरे प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर कई बड़े बड़े ठेकेदार, बिचौलिए या फिर प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने की संभावना भी पैदा हो सकती है। अब सवाल है कि सरकार ऐसा क्यों कर सकती है। अगर वैलिड तरीके से देखा जाए तो इसके कई वैध कारण भी हो सकते हैं, जैसे विदेशी कंपनी का काम धीमा हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी नहीं की गई हो, लागत बढ़ गई हो, या फिर सरकार का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अचानक से बदल गया हो। लेकिन अगर बिना मजबूत कारण के सस्ता कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके वही काम महंगी कीमत पर किसी पसंदीदा सरकारी या फिर प्राइवेट संस्था को दिया जाए, तो यहाँ पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब समझते हैं कि यह भारत के लिए बड़ा रणनीतिक संकेत कैसे बन गया है। तो यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब मोइजू के कार्यकाल में भारत मालदीव संबंधों में पहले भी तनाव रहा है। मोइजू को चीन समर्थक नेता माना जाता है। अस्पताल जैसे विकास प्रोजेक्ट केवल निर्माण का मामला नहीं होते, इनके साथ आर्थिक सहयोग, स्थानीय रोजगार और दोनों देशों के भरोसे का रिश्ता भी जुड़ा होता है। अब $70 मिलियन के हर्जाने की मांग ने इस विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट होती है, मालदीव की इकोनॉमी को लेकर और कौन सी नई अपडेट आती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।